कि दोनों की रिपेल करने की फोर्स जो है ये इक्वल होगी। ये किस तरह इक्वल होगी ये हम कूलम लॉ में भी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, यानी कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है टोटल चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि ये n जो है एक होल नंबर है, यानी जितना भी कूलम का चार्ज होगा उसको हम अगर इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो n जो वैल्यू आएगी वो एक होल नंबर होगी हमेशा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो दिखाया हुआ है n इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई। क्यू यहाँ पे टोटल चार्ज है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम ये देखते हैं कि किस तरह जो है ये n एक होल नंबर होता है। ठीक है, अब एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, 73.1 कूलम का एक चार्ज है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया तो हमारे पास ये 45.6875 10⁻19 एक वैल्यू आ गई है। n है क्योंकि ये, तो n की यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि q की यूनिट भी कूलम है और e की यूनिट भी कूलम है, तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो n की कोई यूनिट नहीं होगी, ये नंबर है। तो जब हम ये डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये इतने ज़ीरो लगा दिए जाएंगे आगे कि जो कि एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू थी तो उस ऑब्जेक्ट से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुके हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव एज्यूम कर ली जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो है वो इतना चार्ज जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑब्जेक्ट में इंटर हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल, कोई दूसरी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, 15.337 कूलम की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली। फार्मूला वही Q इज इक्वल्स टू एन ई या Q अपॉन E इज इक्वल्स टू एन। तो डिवाइड किया हमने तो वैल्यू हमारे पास आई 9.585625 10⁻19। इसका हमने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया तो ये भी एक होल नंबर आया। इसी तरह चार्ज की कोई भी वैल्यू होगी वो एक होल नंबर होगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट से हाफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, तो इसलिए n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होगी। इसी तरह अगर हम एक कार्बन के एटम को देखें जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो अगर इसके वैलेंस शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो 4, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये रिमूव कर दिए जाएं तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उस पर 4e के बराबर चार्ज होगा, प्लस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। आपको पता होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, सिर्फ साइन का फ़र्क होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.6 10⁻⁻19 है तो नेगेटिव साइन के साथ होगा, प्रोटॉन का भी यही चार्ज होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ये कहता है कि दो चार्ज जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, या अगर फर्ज कर लेंगे दो पॉजिटिव चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं दोनों, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स दोनों चार्ज की वैल्यू के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स जो दोनों चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात हमें याद रखना ज़रूरी है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। सिंगल चार्ज की वैल्यू पे ये नहीं कह सकते कि हम डिपेंड कर रही है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे, दोनों इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर जो होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि सिंगल चार्ज के। ठीक है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई करेंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये सूरत हाल बनी और इक्वल्स टू K कांस्टेंट आया जो कि कूलम कांस्टेंट है। ठीक है, K जो है वो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम।
क्योंकि कूलम्स लॉ में हमारा अजम्पशन ये होता है कि चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं और वैक्यूम में है। अजम्पशन हमारा ये होता है, तो तमाम एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी हिसाब से किया जाता है। तो के की वैल्यू जो है वो आपके पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आती है। ये डिफरेंट टैक्स में 8.99 भी मिलेगी आपको, तो ये 8.99 और 9 में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब कूलम लॉ जो है वो इसकी हमारे पास जो है वो स्केलर फॉर्म थी ये, जिसमें हमने ये फार्मूला जो है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें Q1 Q2 और R² ये तमाम वैल्यूज़ हैं। इसमें कोई भी हमने वेक्टर क्वांटिटी यूज़ नहीं की। Q1 की एक अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है, Q2 की अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और R की जो है वो वो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान, तो उसकी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मीटर में होगी, और चार्जेस जो है वो कूलम में होंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एक चार्ज ए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होंगी, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स जो है वो चाहे दोनों चार्जेस की वैल्यू अलग हो, क्योंकि फोर्स जो है वो डिपेंड करती है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। अगर हमने ये ओरिजिन से देखें, अगर ये Q1 चार्ज का R1 डिस्टेंस वेक्टर बन रहा था और Q2 चार्ज का R2 डिस्टेंस वेक्टर बन रहा था, तो इनका जो रिजल्टेंट बना वो ये बना R21 R2 - R1। तो ये दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये इसी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, और इन दोनों चार्ज की वैल्यू के प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड वाले डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव होंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा प्रोडक्ट, और अगर नेगेटिव भी होंगे दोनों तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन। और यहाँ पे अगर दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास हमेशा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि R2 to 1 या R1 to 2 दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वली होंगे, क्योंकि 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस या 2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर ओरिजिन हमने सेट किया हुआ है तो उससे R1 और R2 डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। K की जगह 1/4πε0 रिप्लेस कर दिया है हमने, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। Q1 Q2 ये भी जो है वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिर्फ आपके पास वेक्टर हैगा वो आपके पास एक डिस्टेंस वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। R21 जो डैश लगा हुआ है इसके ऊपर, R-21 जो है ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर आपको पता है कि उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो 1 यूनिट होती है, तो इसलिए जो है वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने में। तो ये वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है। ये R21 का स्क्वायर जो है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है और ये एक वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर है और ये तमाम वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने पुट कर दी। यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है, अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो उसका ए का मेन वेक्टर जो कि वेक्टर की सिंबल ये है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें इसकी मैग्नीट्यूड से, यानी अगर R21 जो है एक यूनिट वेक्टर है तो R21 को हम डिवाइड कर दें R21 की मैग्नीट्यूड से, तो ये इसकी वैल्यू बन सकती है। ये हमने पुट कर दिया R21 की जगह पे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 की मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके R21 क्यूब हो गई। कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है।
सबसे पहली जो लिमिटेशन है इसकी कि ये पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जो बहुत स्मॉल चार्जेस होते हैं पॉइंट चार्जेस, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा ये कि रेगुलर शेप यानी कि स्फेरिकल चार्जेस ही हम कंसीडर करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जो है वो स्फेरिकल चार्ज होंगे, अगर नहीं होंगे तो उनकी शेप रेगुलर नहीं होगी। अगर रेगुलर शेप नहीं होगी तो डिस्टेंस दोनों के दरमियान मेजर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हमारा अजम्पशन ये होता है कि वो शेप उसकी स्फेरिकल है, और जो है वो कूलम्ब लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल इन सिचुएशंस वेयर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज़ फॉलोड। इनवर्स स्क्वायर लॉ जितने भी फार्मूले आपके पास आते हैं जिसमें अपॉन में स्क्वायर, जैसे आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो और भी फार्मूले हैं आपके पास, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, तो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, और ये भी KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये तमाम लॉ जिसमें आर स्क्वायर नीचे आ रहा होता है, डिस्टेंस स्क्वायर आ रहा होता है, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाते हैं। ये एक प्रॉब्लम गिवन है आपको, इसमें ये कहा गया है कि एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैंगी, उनके कॉर्नर पे 3 चार्ज प्लेस हुए हैं, तीनों 100 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं। उनमें से 2 चार्ज जो कि A और C पॉजिटिव हैं और B जो है वो नेगेटिव है। चार्ज एट A एंड C आर पॉजिटिव एंड द चार्ज B नेगेटिव, ठीक है। तो B नेगेटिव है और A और C पॉजिटिव है। तो अब हम जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में A और C जहाँ पे मार्क करेंगे उनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और B को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और तीनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन B माइनस होगा, बाकी A और C पॉजिटिव होंगे। तो ये इसकी सूरत हाल बन रही है, A और C दोनों पॉजिटिव हैं और B नेगेटिव है। अब अगर हम देखें तो ये चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो हम कैलकुलेट करना है हमें चार्ज C के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज एट C, ठीक है। तो C पे हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है A के ऊपर और C भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज या सिमिलर चार्ज जो है रिपेल ईच अदर, ये हम स्टडी कर चुके हैं ऊपर। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उस वजह से A जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में होगी, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो B जो है वो C को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑन C ड्यू टू B जो आ रही है उसकी डायरेक्शन ये बन रही है, और ये फोर्स ऑन C ड्यू टू A आ रही है, इसकी डायरेक्शन ये बन रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक फोर्स की डायरेक्शन ये है कि ये तो रिजल्टेंट इनका बीच में कहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद जो है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल बन रहा होगा, वो उस एंगल को जो है वो कोसाइन लॉ यूज़ करते हुए अप्लाई करेंगे, और टोटल फोर्स हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी ये F, ठीक है। ठीक है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ठीक है। उसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया FCA इज इक्वल टू QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये डिस्टेंस 4 मीटर का है, तो तीनों साइड जो है वो 4-4 मीटर की हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यानी ये साइड भी 4 मीटर की, ये भी 4 मीटर की और ये भी 4 मीटर की, ठीक है। ये 1/r² यहाँ पे मिसिंग था, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया, ये देख लिया 1/r², क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर भी उसमें होना ज़रूरी है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। दोनों चार्ज क्योंकि बराबर हैं, A और C पॉजिटिव हैं, तो QQ आ गया यहाँ पे, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट 8.854 10⁻⁻12 होती है उसकी वैल्यू,
ठीक है, तो ये तमाम वैल्यू हमने प्लेस करके फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसी तरह जो है वो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी ये भी कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे जो है वो आर की वैल्यू यहाँ भी मिसिंग है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आर स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू इसकी प्लेस कर दी गई है, तो यूनिट मीटर में ही होती है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ इस वाली स्लाइड में भी ये 4 ही होगा, क्योंकि मीटर 4 मीटर जो है वो गिवन है हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम मीटर में यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड ऐसा ही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोसाइन लॉ यूज़ किया नेट फोर्स। हमें पता है कि इस वाली स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहेगा, ये एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा दोनों के दरमियान। कैसे पता कि ये 120 डिग्री होगा? क्योंकि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और हमें जो है ना ये पता है कि अल्टरनेट एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के, जब ये लाइन एक्सटेंड होगी तो ये वाले एंगल के बराबर होगा, तो ये 60 बनेगा। और एक लाइन जो है वो 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री कवर होता है, तो ये 60 हमने माइनस कर दिया, तो 180 में से 60 माइनस किया तो 120 डिग्री बचा। ठीक है, कोसाइन लॉ में ये होता है कि आपके पास जो एक फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए और एक फोर्स जो थी वो ऑन सी ड्यू टू बी, दोनों फोर्सेस जो है वो उनका स्क्वायर का सम कर लेंगे, प्लस दोनों फोर्सेस का प्लस 2 एफ सी ए और एफ सी बी इंटू दोनों का दरमियान का एंगल कॉस थीटा ले लेंगे। क्योंकि कोसाइन लॉ अगर आपको याद होगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे बी और सी के दरमियान का एंगल होता है। ठीक है, इसी तरह वाइस वर्सा तीनों साइडों के लिए लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी। अगर हम सी ए साइड फाइंड कर रहे हैं तो बी और सी मल्टीप्लाई होगी और उन दोनों के दरमियान का एंगल होगा। यानी कि अगर हम इधर आ जाएं वापसी इस स्लाइड में, अगर हम ये वाली साइड फाइंड करना चाहते हैं तो ये एंगल डिसाइड करेगा कि इस साइड की लेंथ कितनी होगी, तो ये वाला एंगल होगा और इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम होगा, और दोनों को सम कर देंगे 2 cos ए बी और दोनों के दरमियान का कॉस एंगल। ये कोसाइन लॉ जो है वो आपने पढ़ा होगा इंटर में, मैट्रिक में, उसके बेसिक फार्मूला आपको मिल जाएंगे अगर गूगल भी कर लें, और डिफरेंट टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे आपको मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 3 फार्मूले होते हैं। अगर ये वाली साइड फाइंड करनी है तो ये एंगल कंसीडर करेंगे और ये दोनों साइडें कंसीडर करेंगे फार्मूले में। अगर ये साइड फाइंड करनी है, यानी ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे और इन दोनों साइडों को कंसीडर करेंगे इस फार्मूले में। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो हमने वैल्यू प्लेस कर दी, तो नेट हमारे पास फोर्स ये वैल्यू आ गई 5.625 न्यूटन प्लेस करने के बाद तमाम वैल्यू। क्योंकि थीटा हमारे पास हमें पता 120 डिग्री था, और ये हमने कैसे निकाला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो अल्टरनेट एंगल होता है, जब 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो 60 डिग्री था, और टोटल एक लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है वो 180 से हमने माइनस कर दिया 60 को, तो 120 बचा। ठीक है, तो ये आपने थ्योरम वगैरह पढ़े होंगे मैथमेटिक्स की अंदर, मैट्रिक के, उसमें हमारे पास जो था कि अपोजिट एंगल जो होते हैं या अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं जब 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 6 इंटू 10⁻6 या माइक्रो भी कह सकते हैं, 10⁻6 को जो है 10⁻⁻6 माइक्रो भी होता है। ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 6 माइक्रो कूलम इज 0.04 मीटर फ्रॉम द सेकेंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 माइक्रो कूलम। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द चार्ज। अब देखें यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस बताया हुआ है कि वो 0.04 मीटर अपार्ट है और दोनों की वैल्यू गिवन है आपके पास, एक 6 माइक्रो कूलम है और एक 4 माइक्रो कूलम है। तो सिंपल इसको फार्मूले में दोनों को प्लेस कर देंगे और हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। फार्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और K की वैल्यू में पता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। और पहले चार्ज की वैल्यू प्लेस की, फिर दूसरे की, और टोटल को डिवाइड कर दिया, 0.04 उनका डिस्टेंस था, उसका स्क्वायर। तो जवाब हमारे पास आ गया 134.85 न्यूटन, इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है। इसी तरह जो है वो अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 9 माइक्रो कूलम, Q2 4 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो चार्ज की वैल्यू दी हुई है 9 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब आपके पास जो है वो डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस जो आपको गिवन है वो सेंटीमीटर में, आपको पता है सेंटी मीन 100 होता है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस मीटर में, और मीटर में ही होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 12 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 0.12 मीटर। ये 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.12, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे सेंटी ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सेंटी 10 की पावर -2 को कहते हैं, डेसी 10 की पावर -1 होती है, ठीक है। मिली 10 की पावर -3 होती है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने तमाम वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो एक नेट रिजल्ट आ जाएगा कि 8.98 या 9 इंटू 10⁻9 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था कहीं ये 8.99 लिखा हुआ होता है, कहीं 9 10 की पावर 9 लिखा हुआ होता है, के की वैल्यू जो होती है, ठीक है। तो अब ये दोनों चार्जेस क्योंकि पॉजिटिव हैं तो इनको जो है वो आपने इनकी वैल्यू प्लेस कर दी और डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिस्टेंस हमारा बन रहा था 0.12 मीटर बन रहा था, तो उसका स्क्वायर कर लिया फार्मूले के मुताबिक। तो नेट रिजल्ट हमारे पास आ गया 22470 न्यूटन, ठीक है। चाहें तो आप इसको किलो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। किलो में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये न्यूटन नहीं है, ये किलो न्यूटन है, इसको आप के कर दें तो ये किलो। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेज इज अप्रोक्सीमेटली 22.47 किलो न्यूटन। किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है, +3, और मिली जो होता है 10 की पावर -3 होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो वीक 3 का पहला लेक्चर, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का जानना ज़रूरी था। तो पहले हमने इसको डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीज हो जाए या उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, दोनों सूरतों में वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकलने की सूरत में वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इंटर होने की सूरत में उस ऑब्जेक्ट में वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैंगे, यानी नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। और हमने कूलम लॉ में देखा कि फोर्स जो होती है, कूलम फोर्स, वो दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं वो सेम होती है। इससे दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फोर्स सेम होगी। जैसे कि यहाँ पे ये एक चार्ज 9 माइक्रो कूलम का और एक 4 माइक्रो, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि Q1 के और Q2 के,
ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकती है दोनों की, लेकिन फोर्स एक ही अप्लाई करेंगे वो दोनों एक दूसरे को। अगर सिमिलर होंगे तो रिपेल एक ही फोर्स से करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे चाहे वैल्यू डिफरेंट हो तो वो अट्रैक्ट जो है वो एक ही फोर्स से करेंगे। फोर्स की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी। और इसी तरह हमने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी देखा कि उसमें चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर होंगे तो वो n का मल्टीपल होगा, n इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू n इंटू ई के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, यानी कि n की वैल्यू हमेशा होल नंबर होगी। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमें बेसिक चीज़ें पढ़ना ज़रूरी थी, चार्ज के बारे में जानना, वो हमने स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन वगैरह, तो हम वेक्टर रूल को फॉलो करते हुए करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक चार्ज को दूसरे चार्ज के करीब जब लाया जाता है तो कैसे पता चलता है कि दूसरा चार्ज उसके करीब मौजूद है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकलती हैं एक चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं और नेगेटिव की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो जब वो दूसरा चार्ज उसके रीजन में आता है तो वो लाइनें डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाय द डेफिनेशन कहा जाता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कहा जाता है। यहाँ एक यूनिट टेस्ट चार्ज दिखाया गया है आपको, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जो कि एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक जब लाया गया तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज से जो है वो डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के जो है ना वो इनवर्ड होती है डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन बन रही है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ बन रही है। ठीक है, यहाँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F दैट वुड बी एक्सर्टेड ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड देयर, या उस रीजन में प्लेस किया गया है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड मौजूद है, जो कि हमारे केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो इसकी फील्ड टेस्ट करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, इसकी यूनिट जो है वो 1 यूनिट होती है, आप 1 कूलम कह लें, 1 माइक्रो कूलम कह लें, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट होगी वैल्यू इसकी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक लार्ज शीट की वजह से हम कंसीडर करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये आपको दिखाया गया है, 3 फिगर यहाँ पे मौजूद हैं। पहली फिगर में हम कंसीडर करते हैं एक टेस्ट चार्ज हमने यहाँ प्लेस कर दिया, या इस पॉइंट पे हम फील करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी शीट के, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो समझ लें हमने इग्नोर की हुई है। एक ये लार्ज शीट है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी शीट के। ये फिगर ए में दिखाया गया है। फिगर बी में ये दिखाया गया है कि अगर हम एक साइड के बजाय दोनों साइड कंसीडर करें, तो क्योंकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में मौजूद होंगी, क्योंकि शीट जो है वो चार्ज है और उसकी जो आपने थिकनेस है वो इग्नोर कर दी है, वो इतनी थिन शीट है, तो दोनों तरफ फील्ड मौजूद होगी। ठीक है, तो और ये उसके एजेस दिखाए गए हैं पार्ट सी में, जिसमें क्योंकि उसकी शीट की आपने थिकनेस इग्नोर की हुई है तो उसकी डायरेक्शन भी इसी तरह रही।
इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं असल में? ये आर्बिटरी लाइन होती हैं जो अजम्पशन है, फिजिकली ये विजिबल नहीं होती, ना किसी को दिखाई देती हैं। तो ये आर्बिटरी जो है वो ये लाइन होती हैंगी। ये किस तरह हम इसका यानी कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज अगर होता है, अगर सिंपल चार्ज होगा और उसके साथ दूसरा चार्ज भी रख दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा, तो उस केस में चार्ज से निकलने वाली जो लाइनें हैं वो अगर आप उसको राउंड एज्यूम कर रहे हैं या स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं पॉइंट चार्ज को, तो वो रेडियली होंगी, उसकी चारों तरफ निकल रही होंगी। लेकिन अगर दूसरा पॉजिटिव चार्ज वहां पे मौजूद होगा तो उस डायरेक्शन में वो, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहां पे कर्व आ जाएगा लाइन ऑफ फोर्स में। अच्छा, ये कर्व क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम ये डिस्कस कर चुके हैं कूलम लॉ में कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इन्हीं लाइन ऑफ फोर्स की वजह से ये होता है, ये कर्व हो जाती हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अगर ये सिंपल पॉजिटिव चार्ज होता, दूसरा यहाँ पे नहीं होता, तो ये बिल्कुल रेडियल होती सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में भी कर्व नहीं होती। अच्छा, जब लाइन ऑफ फोर्स कर्व हो जाती हैं तो उस केस में हम अगर उसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे कर्व हो गई, तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट आपको पता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है या ऐसी लाइन होती है कि टेंजेंट जो किसी कर्व के सिंगल पॉइंट को टच करके गुजरता है। तो ये हमने ये कर्व हो रहा था, इस पे अब हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की इस डायरेक्शन, यानी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई। अब आगे हम चलेंगे, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी, इसी तरह चेंज होते होते इस डायरेक्शन में चली गई है। तो जो कर्व होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर कर्व होगी, तो उसके ऊपर किसी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है उसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक सिंगल पॉइंट है, इससे रेडियल डायरेक्शन में निकल रहेंगी। ठीक है, तमाम डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है आपको नजर आ रही हैं, जितने भी पॉइंट दिखाए गए हैं, या क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि हम ये स्टडी कर चुके हैं पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है या F/Q होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में नजर आ रहा है कि एक क्यू मिसिंग है, जो कूलम फोर्स का फार्मूला था K/Q1/Q2, K/Q1/Q2/R² था, और ठीक है, K की वैल्यू 1/4πε होती है। तो ये आपको एक क्यू कैंसिल होने की वजह ये समझ में आ रही है कि Q0 जो है जब हम F को डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मजीद हम आगे देखेंगे किस तरह होता है ये। और यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे जो ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो आप जब आप वेक्टर एनालिसिस ही करेंगे इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का लिहाज रखते हुए करेंगे ये सारे काम। और वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सब आप शुरू के मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो डायपोल का वर्ड हमें बता रहा है कि इसमें दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक, दोनों मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज +Q है और दूसरा -Q है, दोनों चार्ज के लिहाज से बराबर होंगे, सेपरेटेड बाय बोथ चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। ठीक है, दोनों d डिस्टेंस अपार्ट हैंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, यानी ये डायपोल का एक्सिस ही चल रहा है ना, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, इसी एक्सिस के अलोंग अगर हम चलते हैं, z डायरेक्शन दिखाई गई है यहाँ पे, तो ये +Q चार्ज से इसको हमने डिस्टेंस r पॉजिटिव का है, इसका -Q से r नेगेटिव का है।
ठीक है, दोनों का डिस्टेंस आपस में d है। ठीक है, यहाँ पे एक और डिस्टेंस है जिसको हमने z लेबल किया है। ये z उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से। ठीक है, डायपोल का जो सेंटर पॉइंट है जो कि d/2 होगा, जाहिर सी बात है d डिस्टेंस है तो डायपोल का सेंटर पॉइंट d/2 होगा। तो ये d/2 डिस्टेंस पे दोनों तरफ से देख लें, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें हम, तो d/2 डिस्टेंस होगा। यहाँ ये डायपोल का सेंटर होगा, इससे लेके उस टेस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने उसको z लेबल किया है, क्योंकि जब हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं तो वहां पे एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करके देखते हैं कि वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वांटिटी है जिसको हमने डायपोल मूवमेंट का नाम दिया है Q इंटू डी, यानी Q का मतलब जो है वो आपके पास चार्ज की वैल्यू है, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, तो कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर लें। Q इंटू डी का मतलब ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के दरमियान का, तो इसको हमने डायपोल मूवमेंट कहा गया है। अब हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो E इज इक्वल टू 1/2πε0 Q इंटू डी अपॉन जेड क्यू, Q इंटू डी को हम बता चुके हैं कि P यानी कि डायपोल मूवमेंट कहते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला किस तरह आया, अगर हम यहाँ से देखें कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज की तरफ बनेगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे मौजूद है ये इसको रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव की डायरेक्शन अपवर्ड बन रही है और नेगेटिव की डाउनवर्ड बन रही है। ठीक है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा माइनर सा फर्क इसलिए होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग है, क्योंकि KQ/r² होता है। तो किस तरह है फॉर्मूला ये हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये दोनों का सम होगा, क्योंकि ये एक ही एक्सिस के अलोंग वाक़ है तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी वेक्टर एडिशन उस तरह नहीं की है। एंगल के लिहाज से देखा जाए तो कोई एंगल नहीं बन रहा, एक ही एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए इसको हमने ऐड कर लिया और साइन कंसिडर कर ली सिर्फ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या बन रहा है, z, यहाँ तक z डिस्टेंस है और ये d-2 माइनस कर दिया हमने इसमें से, z माइनस d-2 ये डिस्टेंस बन रहा है r पॉजिटिव का। r पॉजिटिव डिस्टेंस क्या है, z में से d/2 को माइनस कर दें। तो ये फॉर्मूला हमने प्लेस कर दिया KQ/z माइनस d/2 का स्क्वायर, फार्मूला में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि दूसरा चार्ज नेगेटिव था तो ये माइनस साइन उसकी वजह से आई है, या उसकी डायरेक्शन की वजह से कह लें आप, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और पॉजिटिव की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज का z में अगर d/2 ऐड करते हैं तो वो डिस्टेंस बनता है, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया z प्लस d/2। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा KQ, ये KQ हमने कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, z प्लस d/2 इधर आ जाएगा, ये इसको हमने a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन किया तो z² प्लस zd 2 और d/2 का 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूले का 2। ठीक है, d²/4 हो गया ये। इसी तरह ये माइनस फॉर्मूले का यहाँ पे पहले से जो मौजूद है z² माइनस zd प्लस d²/4, यानी ये वाली साइड इधर आ गई, तो इसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला था। तो अब यहाँ पे हम देखें ये माइनस साइन चेंज करेगा तो माइनस z² हो जाएगा, ये प्लस zd हो जाएगा और ये माइनस d²/4 हो जाएगा। तो ये वाली साइड z² और z² कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d²/4 प्लस के d²/4 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस zd प्लस हो जाएगा, तो ये 2zd हो जाएगा। ठीक है, तो KQ अपनी जगह पे बचा और नीचे KQ ये अपनी जगह पे बचा और ये 2zd, क्योंकि ये वाला zd माइनस चेंज हो जाएगी साइन इसकी, प्लस हो जाएगा, इसके साथ ऐड होकर 2zd हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें कि k की वैल्यू 1/4πε0 होती है, वो प्लेस कर दें तो ये 2 से 1/2 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, और ये QD जो है वो अपनी जगह पे एक z से एक z हमने कैंसिल कर दिया तो z क्यूब। तो फॉर्मूला ये वाला हमारे पास आ गया
जो यहाँ पे शो किया गया है। तो ये किस तरह आया, ये फॉर्मूला आपको इसमें दिखा दिया गया है कि क्योंकि यहाँ पे वैसे इसमें वेक्टर एडिशन ही की है, क्योंकि ये एक ही एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें डिस्टेंस जो बन रहा हैगा कोई एंगल नहीं बन रहा, तो इसलिए हमने वेक्टर एडिशन जो है वो की है, लेकिन डायरेक्शन का ख्याल करते हुए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये वाला इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए जो है वो उनको साइन के साथ हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस तरह आया इसको हमने डिस्कस कर लिया, ये वर्ड फाइल में ये दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ की पॉइंट हमें कंसीडर करने पड़ेंगे कि अगर हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने फाइंड की है, तो अब अगर वो पॉइंट चार्ज का सम हो जाए एक जगह पे किसी शीट में या किसी चीज़ में, तो दोनों के लिए फिर हमें डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दोनों पे सेम कैलकुलेशन अप्लाई नहीं होगी। जो चार्ज पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है उसके लिहाज से कैलकुलेशन अप्लाई होगी। एक बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हम उसको एक स्मॉल एलिमेंट में डी क्यू एलिमेंट या डी ई कह लें, क्योंकि वो चार्ज जो है वो डिवाइड होकर डी क्यू हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डी स्मॉल डी एलिमेंट में हम डिवाइड कर लेंगे कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट की फील्ड जो है वो डी ई है, हमने इक्वल में डिवाइड कर लिया है। उसको डिवाइड करने के बाद फिर सबको सम अप करेंगे, और सम अप करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उस ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज और एक ऑब्जेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन दोनों में फर्क होगा। और अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट और कंसीडर करेंगे कि अगर सिमेट्री हमें ये अलाउ करिए, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड थी, बहुत सारे पॉइंट में डिवाइड किया, और एक दूसरा पॉइंट था जिसकी लेफ्ट साइड पे थी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे सिमेट्री की वजह से। तो वो वाले कंसिडरेशन को हम जो है वो टेक इन अकाउंट, और फिर उसको जो है कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग सम रह जाएगा हमारे पास उसको सम आउट कर लेंगे। रिंग ऑफ चार्ज या चार्ज रिंग, इसकी वजह से हम कैलकुलेट करेंगे फील्ड एट ए पॉइंट पी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, क्योंकि सेंटर एक्सिस के अलोंग है ये पॉइंट, तो हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया, और यहाँ पे हम सिमेट्री अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ इस फिगर में एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लें। हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, ये पूरा रिंग ही चार्ज था, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ ये वर्ड की फाइल में दिखाया गया है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो डी क्यू अपॉन डी एस, यानी ये जो आपके पास सरकमफ्रेंस बन रहा था, ठीक है, टोटल रिंग का, अगर एक डी क्यू एलिमेंट ले रहे हैं आप जो कि चार्ज जिसका डी क्यू है, और अगर एक एलिमेंट डी एस आपने कंसीडर किया है जिसकी लेंथ डी एस है, उसका चार्ज डी क्यू है, तो डी क्यू अपॉन डी एस या टोटल चार्ज जो पूरे रिंग पे है टोटल सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दें उसे, तो ये लैम्डा के बराबर है जो कि चार्ज डेंसिटी है इसकी रिंग की। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन निकला है डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एस, ये डी एस इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो डी क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम वापसी आते हैं इस स्लाइड की तरफ। तो ये डी एस एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके जाहिर सी बात है वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग जेड एक्सिस बनेगा और एक अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा, जो कि यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई जो डी एस एलिमेंट की वजह से है, इसका एक एलिमेंट इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, यानी कि दो कंपोनेंट बन रहे हैं इसके, और ये इसका रिजल्टेंट है इन दोनों कंपोनेंट का। तो ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है, एक डीएस एलिमेंट यहाँ पे है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, उस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो डीएस एलिमेंट है वो एक दूसरे के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे। द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस कैंसिल द पैरेलल कंपोनेंट साइड। तो यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस ये इसके परपेंडिकुलर, ये वाली साइड पे जितने भी कंपोनेंट होंगे फ्रंट पे बैक पे जिस डायरेक्शन में भी, तो वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तमाम वो डीएस एलिमेंट जो यहाँ पे मौजूद है इसके अपोजिट भी एक और डीएस एलिमेंट होगा, इसी तरह यहाँ जो होगा उसके अपोजिट, तो तमाम एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे उसके एक्स कंपोनेंट को, और जो जितने भी जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो सारे के सारे सम अप हो जाएंगे, तमाम को हम सम कर देंगे। तो अब हम ये फिगर जो जिसमें आपके पास इस रिंग का रेडियस आर है और एट ए पॉइंट जेड आप पी पॉइंट के ऊपर यानी एट ए पॉइंट पी जो
z डिस्टेंस अपार्ट है उस पर कैलकुलेट करें। ये एंगल थीटा बन रहा है, तो हमें थीटा जब एंगल बन रहा है तो यहाँ हम देखेंगे कि कॉस थीटा बनता है z अपॉन आर। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू z अपॉन आर। आर हमें पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम से आर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, या स्मॉल आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा इस आर के लिए, जो कि आपने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया है। और ये जेड अपॉन आर, तो अब हमें ये पता चल गया कि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो, अगर हम देखें इस थीटा का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस थीटा का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग है। तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो सम अप हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है। अगर हम उसको सम कर लेंगे तो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस इस रिंग ऑफ चार्ज के जितने भी डीएस एलिमेंट है उनकी वजह से सम अप हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो कंसीडर किया। तो ई की वैल्यू हमें पता है, यहां से अगर हम देखें ई की वैल्यू, डी की वैल्यू होगी के डी क्यू, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो डीएस एलिमेंट का जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे हमने क्या किया है कि इस लैम्डा डीएस को मल्टीप्लाई कर दिया, डी क्यू की वैल्यू हमने प्लेस कर दी। ठीक है, तो ये डी क्यू की जगह हम रिप्लेस कर दी हमने लैम्डा डीएस से, तो ये लैम्डा डीएस आ गया यहाँ पे। और जो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर हमें पता है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर बराबर होगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर होगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपनी जगह पे है और कॉस थीटा की वैल्यू जेड अपॉन आर थी, तो वो जेड अपॉन आर इस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, या आप इसको यहां पे अगर देखना चाहें तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे एक कॉस थीटा का कंपोनेंट कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉस थीटा या बीटा एक ही बात है, क्योंकि थीटा या बीटा आर्बिटरी एंगल है। यहाँ पे जो थीटा दिखाया हुआ है हमने उसको यहाँ पे बीटा एज्यूम किया हुआ है। तो कॉस बीटा जो था या कॉस थीटा जो था उसकी वैल्यू जेड अपॉन आर थी, तो वो वैल्यू हमने ये जेड अपॉन आर अगर प्लेस करते हैं तो आर की वैल्यू क्या थी, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। और यहाँ पे आर स्क्वायर पहले से मौजूद था, वो ये 2 स्क्वायर की पावर 1/2 आर की वैल्यू प्लेस की, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये 1/2 और 1 पावर ऐड होके 3/2 हो जाएगी। तो ये रिड्यूस होके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जो आपके पास यहां पे आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास जेड लैम्डा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब आपके पास जो है वो डीई कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड लैम्डा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डीएस। डीएस जो है वो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा, तो यहां से लेके यहां तक जो है वो आपके पास क्या आएगा, सरकमफ्रेंस जो है वो किसी रिंग का क्या किसके बराबर होता है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डीएस ही वेरी हो रहा है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। जेड डिस्टेंस भी कांस्टेंट है इस पॉइंट का, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। लैम्डा जो कि चार्ज डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है। जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें जेड भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है। तो जो चीज वेरी हो रही है वो डीएस है। इंटीग्रेशन की साइड जो है वो अप्लाई हो जाएगी डीएस के ऊपर 0 to 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस जो होता है इसकी 0 से लेके लेंथ हो सकती है 2 पाई आर तक। तो 0 to 2 पाई आर जब इसको इंटीग्रेट किया तो 2 पाई आर ही आ जाएगा, क्योंकि एस बचेगा और एस में अपर लिमिट जब आप 2 पाई आर प्लेस करेंगे तो 2 पाई आर और माइनस लोअर लिमिट तो 0 होगी वो। तो 2 पाई आर जब हमने प्लेस किया तो 2 पाई आर से कुछ वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल आउट होने के बाद जो है वो रिजल्ट आपके पास जो फाइनल आएगा वो
तो फाइनल रिजल्ट आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा अपॉन आपके पास जो है वो लैम्डा इंटू 2πr, उसकी वैल्यू आप यहाँ से देख लें, लैम्डा इंटू 2πr। अगर हम यहाँ से देखें मजीद तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एस, और s की वैल्यू जो है वो हमने क्या पुट कर दी वहां पे 2πr, ठीक है, 2π और r, ठीक है। तो ये 2πr वैल्यू जो आपके पास आ रही है, इसमें जब लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रही है तो q आ रहा है, तो हमने यहां से रिप्लेस कर दिया इसको 2πr, जब यहाँ पे इंटीग्रेट होकर आएगा 2πr, ठीक है, और वो इस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो वो q से रिप्लेस हो गया, और वो q यहाँ नजर आ रहा है, और z पहले से मौजूद था यहाँ पे, ठीक है, z तो पहले से मौजूद था ये, तो लैम्डा इंटू 2πr बराबर हो जाएगा q के। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया रिंग ऑफ चार्ज का, वो आपके पास E इज इक्वल टू Q इंटू जेड अपॉन 4πε0 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिंग ऑफ चार्ज का अलोंग रिंग एक्सिस जो है वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आई है, सम अप हो गए ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम डिस्क ऑफ चार्ज जो है वो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट p पॉइंट z डिस्टेंस अपार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जो वैल्यू आ रही थी वो उसकी वैल्यू ये आ रही थी, E इज इक्वल टू क्यू जेड अपॉन 4πε0 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो अगर हम एक डिस्क लेते हैं, रिंग के बजाय डिस्क लेते हैं, क्योंकि डिस्क जो है वो पूरी एक यानी एक पूरा प्लेन होता है, फिल होता है, सर्कल ये समझ लें, और रिंग में जो है वो आपके पास जो है वो होलो होता है रिंग अंदर से। तो अगर हम इसको बहुत सारे रिंग में डिवाइड करते हैं डिस्क को, तो एक रिंग ये बन रहा है, हमने एक आर्बिटरी कोई भी रिंग ले लेते हैं बीच में से, तो इसके बाद एक रिंग होगा, इसके बाद होगा एक रिंग, और इसी तरह बहुत सारे रिंग में डिवाइड कर लिया। इसी तरह 0 पॉइंट से लेके r लेंथ तक, यानी रेडियस इसका r है, बहुत सारे रिंग में इसको डिवाइड कर लिया। तो एक किसी भी रिंग की जो है वो जो हमने यहाँ शो किया हुआ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिंग ऑफ चार्ज की हम क्योंकि पहले निकाल चुके हैं, तो वो ये बनेगी DE होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी dQz अपॉन 4πε0 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब जब हमने इसको कैलकुलेट करना है डिस्क ऑफ चार्ज के लिए, तो ये जो एक रिंग की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको अगर मैं 0 to r तक इंटीग्रेट कर दूं, यानी मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 to r तक, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इंटीग्रेशन की साइन अप्लाई की, और यहाँ ये वर्ड वाली स्लाइड पे कुछ चीजें देख लें ताकि समझ में आ जाए। सिग्मा जो है वो यहाँ पे हमने जो एरिया बन रहेगा डिस्क का Q अपॉन A, तो उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने सिग्मा कह दिया उसे। अगर एक हमने जो रिंग लिया है, कंसीडर किया है, उसका एरिया अगर DA बन रहा था और उसका चार्ज DQ था, तो DQ अपॉन DA, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी वजह से Q अपॉन A और DQ अपॉन DA दोनों बराबर होंगे। और एरिया हमें पता है कि πr स्क्वायर होता है सर्कल के केस में, क्योंकि डिस्क जो है वो उसका एरिया सर्कल वाला ही बनता है। तो जब एरिया की वैल्यू πr स्क्वायर प्लेस की गई, तो क्योंकि डेरिवेटिव लेना है एरिया का, तो पाई कांस्टेंट था, बाहर आ गया, r जो है वो 2r हो गया डेरिवेटिव, और यहाँ लास्ट में जो है वो dr बच गया, ठीक है। तो 2πr dr, ठीक है, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि dq अपॉन dr या 1/2πr,
ठीक है। ठीक है, अब ये अगर डी क्यू अपॉन डी आर है या डी क्यू की वैल्यू हमें खाली चाहिए तो ये यहाँ से निकल सकती है, सिग्मा से मल्टीप्लाई हो गए 2 पाई आर डी आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरह हमने यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस कर दी, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई आर डी आर ये वाली वैल्यू प्लेस की हमने, सिग्मा 2 पाई आर डी आर। जब ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे, सिग्मा डी क्यू की जगह प्लेस करेंगे सिग्मा 2 पाई आर डी आर, तो सिग्मा 2 पाई आर डी आर, तो 2r इधर आ जाएगा, इसके साथ इंटीग्रेशन की साइड जो है वो क्योंकि रेडियस वेरी कर रहा है इस पर अप्लाई होगी, z तो कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो z तो कांस्टेंट है, r वेरी हो रहा है तो वेरिएबल r हुआ यहाँ पे, तो पाई से पाई एक नीचे वाला कैंसिल हो गया क्योंकि 2 पाई आर डी आर था उसमें, तो एक पाई नीचे वाला कैंसिल हो गया, और 2r डी आर हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि इस फैक्टर का यानी इसमें जो वेरिएबल r है इसका डेरिवेटिव 2r मौजूद है आगे, इस पूरे फैक्टर की पावर -3/2 है। जब यहाँ पे मेन टर्म जो होती है उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है, उसकी कोई भी पावर हो तो उसमें एक पावर ऐड करके उसी से डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि जब z² प्लस r² की पावर -3/2 थी और इसका डेरिवेटिव 2r मौजूद है, क्योंकि z² का डेरिवेटिव तो 0 होगा क्योंकि z कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव होगा 2r dr, तो ये आगे मौजूद है, तो इसमें एक पावर ऐड कर दी हमने -1/2 और इसी से डिवाइड कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी r और 0। जब हम r वाली लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z² प्लस r² की पावर -1/2, यानी -1/2 का मतलब होता है 1/√2 यानी 1/√z² प्लस r² हो जाएगा ये, क्योंकि ये -1/2 का मतलब होता है रूट ही होता है लेकिन 1/, में होता है, और 0 जब अप्लाई करेंगे r के ऊपर तो z² बचेगा, और स्क्वायर जब अप्लाई होगा इसके ऊपर तो 1/z बच जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व करके ये वाली कंडीशन बन जाएगी आपके पास जो आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपके पास आई ये डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से आई है। ठीक है, इसमें हमने जो की पॉइंट था हमारा वो ये था कि रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जो हमारी डेरिवेशन आई थी उसी को कंसिडर किया हमने, बस यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी यूज किए वो सिग्मा किए क्योंकि वो एरिया डेंसिटी थी, और रिंग ऑफ चार्ज में जो है वो एरिया डेंसिटी नहीं थी, लेंथ की थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ यूज किया था हमने क्योंकि सरकमफेरेंस 2 पाई r लेंथ होती है उसमें अगर हम कंसीडर करें उसे, तो इसलिए जो है वो ये यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फाइनल वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2ε0 1 - z अपॉन √z² प्लस r², ये चार्ज इसकी आई है। अच्छा, अब इसमें आप देख लें सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन या 2ε0 कांस्टेंट है क्योंकि पाई तो कैंसिल हो चुका था पहले, 1 - यहाँ तक सब कुछ कांस्टेंट है, z भी एक फिक्स डिस्टेंस है, जो पॉइंट आगे जाता जाएगा तो z वेरी होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके लिए तो z फिक्स है। ठीक है, r² जो है वो भी डिस्क का फिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो तमाम चीज़ें पुट करके हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो ये वैल्यू आपके पास आई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर एक पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो Q इंटू या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो फोर्स भी एक वेक्टर है। अगर एक चार्ज पार्टिकल प्लेस कर दिया गया है तो वो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, यह उसी तरह निकला है जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होती है या टेस्ट चार्ज होती है। अब टेस्ट चार्ज वो होता है जिसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा, टार्क जो होता है वो क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल हमने शुरू में पढ़ा था उसके लिए एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था। ठीक है, शुरू की स्लाइड में,
तो अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो उसके टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास ये आएगा P क्रॉस E। E वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और P उसका डायपोल मूवमेंट है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि Q इंटू डी के बराबर होता है। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आएगा उसके लिए वो माइनस P डॉट E, यानी आप ये कह लें कि दोनों जो है टॉर्क जो होगा वो उसका P क्रॉस E होगा। ये एक जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वो P डॉट E होगी। ठीक है। ये P, अगर इसको आप फॉर्मूले के टर्म में लिखेंगे तो PE साइन थीटा हो जाएगा और ये PE कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। और वो थीटा जो है वो एंगल होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डायपोल को प्लेस किया है, तो डायपोल का एक्सिस जो एंगल बना रहा होगा उसके साथ उसको कंसीडर करेंगे हम। ठीक है। और ये आपके पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसमें भी एंगल इसी तरह कंसीडर करेंगे हम उसका कि डायपोल जो है वो उसका P जो है Q इंटू डी जिसे कहते हैं डायपोल मूवमेंट। ठीक है। दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा या उसकी डायरेक्शन होगी, आप उसका एंगल देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा, और वो एंगल जो है वो यहाँ प्लेस कर देंगे PE कॉस थीटा में। ठीक है। जब इसके प्रॉब्लम करेंगे तो हम देखेंगे इसे। ठीक है। अब अगर हम इसको समराइज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये F अपॉन Q। ठीक है। ये या फोर्स जो इस यूनिट टेस्ट चार्ज ये ऑब्जर्व करता है या इस पे ये एक्सपीरियंस करता है एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करने के बाद, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। फील्ड इलेक्ट्रिक ड्यू टू डायपोल जो हमने कैलकुलेट की थी वो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन Z क्यूब उसकी वैल्यू आई थी। ठीक है। और इसी तरह ये पॉइंट चार्ज की फील्ड थी Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये F की वैल्यू अगर मैं प्लेस कर दूं KQ1 Q0 या KQ Q0, दो Q होते हैं ना उसमें, तो Q0 से कैंसिल हो जाएगा, तो KQ अपॉन R स्क्वायर बनेगा। ये K है, KQ अपॉन R स्क्वायर बची वैल्यू। इसी तरह जो है ये आपके पास डिस्क ऑफ चार्ज है और रिंग ऑफ चार्ज की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम वगैरह देखेंगे।